Strait of Hormuz. Prime Center. Any reaction? No, I have no reaction to that. No, not at all. I think we're doing very well. Iran is seeming to be coming along very well. Militarily, very good. We'll see whether or not they can get there. Steve, go ahead. मगर हकीकत कुछ और है दोस्तों, एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले प्रेस टेलीविजन का लेख, ईरान स्ट्रैटेजिक पेशेंस रेजिलियंस आउटप्लेज यूएस वॉर मशीन एज ट्रम्प्स डेस्परेशन डीपन्स। सब्र का फल मीठा होता है, यह लेख ये कह रहा है, और ईरान ने जो सब्र दिखाया उसी का परिणाम है कि अमेरिका बौखलाया हुआ दिख रहा है। हालात पूरी तरह से उसके कंट्रोल में नहीं हैं, और ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप ये मत सोचिए कि हम डिफेंसिव में बैठे रहेंगे, हम रक्षात्मक मुद्रा में बैठे रहेंगे। आप हम पर हमला करेंगे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में उनके राजदूत। ईरान सेज रिजर्व्स राइट टू सेल्फ डिफेंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूएस's हॉस्टाइल नेवल मनूवर्स। सरल लफ्जों में कहा जाए कि अगर आप समुद्र में आक्रामकता, अग्रेसिवनेस दिखाएंगे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या कहा है उनके राजदूत ने, गौर फरमाएं। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक को आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस और जरूरी सुरक्षा कदम उठाने का जन्मसिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है, खासकर तब जब अमेरिका फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को निशाना बनाकर दुश्मनी भरे कदम उठा रहा है। अमीर सईद इरवानी ने यह बात शुक्रवार को यूएन महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में कही। राजदूत ने हाल ही में अमेरिकी सेना द्वारा की गई आक्रामक कार्रवाइयों का जिक्र किया, जिनमें जास्क बंदरगाह और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास 2 ईरानी तेल टैंकर्स पर कार्रवाई शामिल थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के तटीय इलाकों में भी कई जगहों पर हमले किए जो इस जल मार्ग के किनारे स्थित है। दूसरी तरफ अमेरिका भी समझ रहा है कि उस पूरे मामले को लेकर अलग थलग पड़ रहा है। यूरोप उससे दूर हो गया, नेटो में वो अलग थलग पड़ गया। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इटली पहुंच गए। जी हां, जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री जो पूरी तरह से ट्रंप के पाले में थी, वो लाल आंख दिखा रही हैं। स्पेन ने तो पहले ही कह दिया कि हम आपके अग्रेशन के साथ बिल्कुल भी नहीं हैं, और यही वजह है कि ट्रंप बौखलाए हुए हैं। मगर जैसे कुछ देर पहले आपसे कहा मैंने, हॉर्मूज का किंग कौन? ईरान। और मैं चाहूंगा कि आप इस लेख के एक एक लफ्ज पर गौर करें अगर आप इस पूरे मामले को समझना चाहते हैं। आपके स्क्रीन पर Iran's firm response to new US maritime aggression proves Strait of Hormuz has only one master. लेख क्या कहता है? पिछली रात इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने एक सीधा संदेश दिया। अब फ्री ट्रांजिट का दौर खत्म हो चुका है, खासकर दुश्मन ताकतों के लिए। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज 28 फरवरी से पहले एक ऐसा जोन था जहां से आप आसानी से अपने जहाजों को ले जा सकते थे। उसके बाद क्या होता है, अमेरिका और इस्राइल ईरान पर युद्ध करते हैं, और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में आ जाता है। अब ईरान ये कह रहा है कि युद्ध विराम के बाद भी जो तमाम दुश्मन जहाज हैं वो यहां से गुजर नहीं पाएंगे, गुजरेंगे तो $20 लाख देने पड़ेंगे। आगे मिसाइलों, ड्रोन और स्वॉर्म हमलों की एक साथ की गई कार्रवाई में ईरान ने सिर्फ अपने 2 तेल टैंकर्स पर हुए एक और अमेरिकी हमले का जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे कहीं बड़ा संदेश दिया। ईरान ने दिखाया कि इस रणनीतिक जल मार्ग पर उसका पूरा कंट्रोल और संप्रभुता है। उसने साफ किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय रास्ता नहीं रहा जिसे दूर बैठी विदेशी नौसेनाएं अपनी मर्जी से चलाएं, बल्कि यह अब ईरान के कंट्रोल वाला कॉरिडोर है जिसे सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक चलाएगा। आग और धमाकों के जरिए दिया गया संदेश बेहद साफ था। कोई भी जहाज, चाहे सैन्य हो या नागरिक, दोस्त हो या दुश्मन, ईरान की इजाजत के बिना स्ट्रेट में दाखिल नहीं हो सकता। और अमेरिकी नौसेना को पहली बार एक बेहद अपमानजनक सबक यानी इंसल्टिंग मैसेज सीखना पड़ा। अब उसे फारस की खाड़ी में सिक्योरिटी का हल्का सा भ्रम भी नहीं बचा। देखा आपने, यानी कि अमेरिका ने पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज गंवा दिया। यूरोप उससे दूर हो रहा है। अब डेस्परेशन देखिए, यहां पर आप मार्को रूबियो को देखिएगा,
पोप के साथ हाथ मिलाते हुए। ये वही पोप है जिन्हें पीट हेग्सेथ ने धमकी दी थी। ये वही पोप हैं जिन्हें ट्रंप ने धमकी दी थी। अब आप पहुंच गए इटली, आप जा रहे हैं वेटिकन शहर। साफ तौर पर दिख रहा है यह बौखलाहट। और इस बारे में हमें क्या खबर मिल रही है, गौर फरमाएं। बढ़ते अलगाव यानी अलग थलग की साफ निशानी के तौर पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इटली पहुंच गए हैं ताकि वॉशिंगटन और तेल अवीव की ईरान के खिलाफ अलोकप्रिय यानी अनपॉपुलर वॉर के लिए समर्थन जुटाया जा सके। इस बीच दोनों सहयोगियों के रिश्ते भी तेजी से बिगड़ रहे हैं। रूबियो ने शुक्रवार को रोम में इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से उनके आधिकारिक ऑफिशियल निवास स्थान यानी घर पर मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने विदेश मंत्री एंटोनियो तज्जानी से भी बात की थी। यह दौरा ऐसे समय पर आया है जब पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका इटली रिश्तों में तनाव बढ़ा हुआ है। इसकी वजह ईरान के खिलाफ अमेरिका इस्राएल की जंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पोप लियो 14 पर किए गए तीखे हमले बताए जा रहे हैं, क्योंकि पोप ने इस सैन्य कार्रवाई की आलोचना की थी, क्रिटिसाइज किया था। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि हम उस अमेरिका से डील कर रहे हैं जिसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर कोड्स चाहते थे। कल ही मैंने आपको दोबारा बताया था, एक CIA ऑफिसर ने कहा था कि ट्रंप ईरान को लेकर न्यूक्लियर कोड्स चाहते थे। जनरल डैन केन ने मना कर दिया था। अब यह बात एक CIA का अधिकारी कह रहा है। इनके अपने सोर्सेज का नेटवर्क होता है। हम एक ऐसे आदमी से डील कर रहे हैं जो बौखलाया हुआ है, जिसे यह भी नहीं समझ आ रही है बात कि भाई मुझसे गलती हो गई है, मैं यू टर्न ले लूं, इसलिए यह बंदा जो है वो उछल कूद रहा है। आपने देखा है जब आप पॉपकॉर्न बनाते हैं, पॉपकॉर्न बनाने के बाद क्या होता है, उछल रहे होते हैं ना वो। ये हालत इस वक्त अमेरिकी शासन की हो गई है। ये हालत हो गई इनकी। इसलिए ईरान जो बहुत ही संयम से, सब्र से ये खेल खेल रहा है, वो अमेरिका को पटख नहीं दे रहा है। अब आप समझे? जी हां। अब विसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिर आपसे कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों करता हूं। अरे भाई, जब लोकतंत्र का इस तरह से अपमान होगा तो जाहिर सी बात है भाजपा को कटघरे में रखा जाएगा। अगर प्रधानमंत्री 12 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, सवालों से भागते हैं, असली पत्रकारों के सवालों से भागते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि उनसे सवाल नहीं किए जाएंगे। सामने जो खबर आई ना दोस्तों, बहुत ही शॉकिंग है। हालांकि इसे शॉकिंग नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की यह हालत कर दी है। खबर PTI की आपके स्क्रीन पर यह कहती है, सुब्रत गुप्ता जो कि चुनाव आयोग के विशेष दूत थे SIR को लेकर, वो अब पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, SIR को लेकर एक ट्राइब्यूनल बनाया गया था, आप सब जानते हैं। और उसका मकसद था कि जिन लोगों के नाम हट गए हैं वो एक बार फिर अपील कर सकें। यह ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। अब थे शुभ गुप्ता, और यही गुप्ता जिन्हें निष्पक्ष होना चाहिए, अब वो शुवेंदु अधिकारी ऑफिस पूरी तरह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पूरी तरह से। आपका काम था निष्पक्ष होना, मगर अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप बन गए हैं अधिकारी के एडवाइजर। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि जस्टिस शिव गणनम, जो कि SIR ट्राइब्यूनल में वरिष्ठ थे, उन्होंने भी रहस्यमय कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं समझना चाहता हूं कि जस्टिस शिव गणनन ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जस्टिस शिव गणनन को भी यह सरकार कोई अहम पोस्टिंग देने वाली है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्राइब्यूनल का प्रमुख होते हुए कई ऐसी चीजें देखी जो उन्हें पसंद नहीं आई, क्योंकि उस मुद्दे को लेकर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने उसकी चर्चा की थी। अगर आप भूल गए हैं तो आइए एक बार फिर देखते हैं। ये जो बड़ी खबर है, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, गौर फरमाएं। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश TS शिव गणनम का SIR ट्राइब्यूनल से इस्तीफा। आयोग के सूत्रों के मुताबिक न्यायमूर्ति शिव गणनम ने अपना पद त्याग के पीछे व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। ये व्यक्तिगत कारण क्या होते हैं दोस्तों?
वो जज जो कि ट्राइब्यूनल का मुखिया है, चेहरा है, जहां पर लोग जाकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं, 27 लाख वोटर्स, उनके मामले को सुनने से मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैटिंग कर रहा है, यह आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहता है। सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। ट्राइब्यूनल के जज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब मुझे बताइए, आप इंसाफ कहां है, पारदर्शिता कहां है? चुनावी प्रक्रिया में जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र के क्या मायने हैं? तो देखा आपने। और अब सुब्रत गुप्ता जो हैं, वो जो कि एक IAS ऑफिसर हैं, वो अब शुभेंदु अधिकारी के एडवाइजर बना दिए गए हैं। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा शुभेंदु अधिकारी को लेकर दिलीप घोष से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा था। हफ्ता कलेक्ट करने वाला बताया था। और बात वहां नहीं रुकती, शुभेंदु अधिकारी ने भी नारे लगाए थे, बीजेपी भगाओ। जी हां, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर सुब्रत गुप्ता जो कि एडवाइजर बने हैं, जाहिर सी बात है कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया है। सुप्रिया सुनेत का बयान, कुछ तो भरम रहने देते। अजय कुमार जो कि पार्टी के नेता हैं, वो कहते हैं पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है। आखिर क्यों नहीं, श्रेय तो मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का क्या तर्क है? भारतीय जनता पार्टी का तर्क है कि विपक्ष को जलन हो रही है। जी हां, विपक्ष को जलन हो रही है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि यह कैसे होता है कि भाजपा में शामिल होने से पहले वो तमाम लोग दागी होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, मगर फिर भाजपा की वॉशिंग मशीन में प्रवेश करके सब धुल जाते हैं। बात शुभेंदु अधिकारी की हो रही है दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभेंदु अधिकारी के बारे में न जाने क्या क्या कहा था, जो मैं आपको सुनाऊंगा। मगर सबसे पहले सुनिए क्या कह रहे हैं शहनवाज हुसैन, पार्टी के नेता, कि विपक्ष को जलन हो रही है। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं तो बहुत से कांग्रेसियों को, TMC वालों को जलन हो रही है उनसे, उनके खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं, वॉशिंग मशीन से निकले हुए मुख्यमंत्री बता रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूरी ताकत से वो लड़े, कांग्रेस को 2 सीट पर पहुंचाया और TMC का बुरा हाल कर दिया। आज वो हमारे मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में काफ़ी मेहनत उन्होंने भी की है सारे कार्यकर्ताओं के साथ, और हमारी सरकार बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विजय पताका फहरा दिया है। ईस्टर्न इंडिया में हमारा पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है। अंग बंग कलिंग सब जगह भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री। मैं आपको बता रहा हूं क्या हो रहा है शहनवाज हुसैन साहब, आपने लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है और इतिहास आपको कभी माफ नहीं करने वाला है। और फिर आपके अंधभक्त आ जाते हैं मेरे कार्यक्रम के कमेंट सेक्शन में और कीड़े मकोड़ों की तरह गाली गलौज करने लगते हैं। आप मुझे बताइए, ये जो मजाक चल रहा है मेरे देश के साथ, ये जो मजाक चल रहा है लोकतंत्र के साथ, मैं कटघरे में क्यों ना रखूं भाजपा को? आपका जो दोहरा मापदंड दिखाई दे रहा है, मैं कटघरे में क्यों ना रखूं? 2016 तक आप गाली दे, 2019 तक आप गाली दे रहे थे और उसके बाद पलटी मार लेते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है, मैं समझना चाहता हूं। थोड़ी ही देर में कोई कैसे पलटी मार लेता है? बिल्कुल शर्म नहीं आती आपको? सबसे पहले सुनिए दिलीप घोष क्या कह रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने कहा था कि मालदा में जो हिंसा हुई है उसके लिए जिम्मेदार है। इतना बड़ा आरोप दिलीप घोष जो आज उनके मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, सुना जाए। এখানে শুভেন্দু অধিকারী তিনি এখন মালদা উত্তর দিনাজপুরের অবজারভার হয়েছেন। যেদিন থেকে ওখানে গেছেন পুরো উত্তর বাংলা অশান্ত হয়ে গেছে। উত্তর বাংলায় খুন খারাপি হতো না, শান্তিপ্রিয় মানুষ সেখানে খুনের রাজনীতি শুরু করেছেন। যেখানে হয়েছে সেই ইসলামপুর থেকে চোপড়া উত্তর দিনাজপুরে 50-60 কিলোমিটার রাস্তা বাংলাদেশ আর বিহার বর্ডার, চিকেন নেক বলা হয়, 20-30 কিলোমিটার মাত্র চওড়া শিলিগুড়ি পর্যন্ত যেতে। গত বছরের মধ্যে এক বছরে 6 জন খুন হলো। এই 2 জন ছেলে নিয়ে 8 জন হয়ে গেল। পুরো উত্তর দিনাজপুর আগুন হয়ে গেছে, দুষ্কৃতকারীদের দখলে চলে গেছে। 15 দিন আগে ওদেরই একজন নেতাকে খুন করলো গুলি করে দিনের বেলা।
আটকাতে পারছে না। আদিবাসী মেয়েদের তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হচ্ছে, কেউ ঠেকাতে পারছে না। এটা কি সরকার চলছে? এই জন্য কি রৌদ্রে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়ে পরিবর্তন চেয়েছিলেন? এই পরিবর্তন আমরা চাইনি, এই পরিবর্তন চাইনি। तो पहले यह कहा था दिलीप घोष ने, और आज क्या कह रहे हैं वो सुना जाए। आज बता रहे हैं कि साहब नया कारभार सौंपा जाएगा और हम कोलकाता के लिए काम करेंगे। कोलकाता के लिए काम करेंगे? किस व्यक्ति के साथ काम करेंगे जिसे आपने मालदा की हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया था? सुनिए क्या कह रहे हैं दिलीप घोष। कुछ होने जाने जा रहे हैं, पार्टी जिसको जो काम देगा वही करेगा, बस। पहला काम क्या होगा? प्राथमिकताएं होने वाली है। प्राथमिकता बंगाल को नया ढंग से सजाना है। सारा कुछ खत्म हो गया है, कानून व्यवस्था नहीं है, लोग डर डर के जी रहे इतने साल। यहाँ शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य विभाग खत्म हो गया है, उद्योग नहीं है, काम धंधा नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात तो आपने सुन ही ली होगी, मैं चाहता हूं एक बार फिर सुनिए। उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र किया था जिसमें कथित तौर पर शुभेंदु अधिकारी को पैसों के साथ देखा गया था। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। सुना जाए। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। अब मैं आपको शुभेंदु अधिकारी के भी पुराने बयान दिखाना चाहता हूं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल इस क्लिप का जिक्र कर रहे थे जिसमें कथित तौर पर यह स्टिंग ऑपरेशन किया था शुभेंदु अधिकारी के ऊपर, जिसमें कथित तौर पर वो पैसा अपने पास रख रहे हैं, इसका जिक्र किया गया था। मगर शुभेंदु अधिकारी ने भी बढ़ चढ़कर भाजपा को हटाने का नारा लगाया था। अगर आप भूल गए हो तो फिर देखिए किस तरह के उन्होंने नारे लगाए थे। बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो कैमरा के सामने पूरे देश ने देखा कितनी बड़ी बड़ी और महान बातें प्रधानमंत्री ने की थी, और अब मैं चाहता हूं आप उसे दोबारा सुने दोस्तों। और मैं क्यों कह रहा हूं आप दोबारा सुने, क्योंकि आप देखेंगे आधे स्क्रीन पर आप प्रधानमंत्री को देखेंगे वो बयान देते हुए, और आधे स्क्रीन पर आप शुभेंदु अधिकारी को देखेंगे जो आरोप प्रधानमंत्री लगा रहे थे उनके ऊपर। देखा जाए। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था, ऐसा लगता था ये तो रोज की आदत वाले लगते हैं। और कुछ लोग तो टीवी के सामने कह रहे हैं इतना कम क्यों लाए? तो कहता है दूसरे थोड़े दिन के बाद दूंगा, तो कहते हैं कि जल्दी करना। एक और कह रहा है कि भाई मुझे तो दिया लेकिन थोड़ा उनको भी दे दो, थोड़ा संभालना पड़ेगा। मैंने कहा ना दोस्तों, इन लोगों ने लोकतंत्र की नैतिकता, मोरालिटी, इन सब की धज्जियां उड़ा दी हैं, बखिया उधेड़ दी है भाजपा ने। और इस मंच पर मैं इस दोगलेपन पर, इस दोहरे मापदंड पर सवाल उठाता रहूंगा। क्यों ना उठाऊं? क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी अपने देश की जनता के सामने समझता हूं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं नंद भक्तों से जो गाली गलौज करने आ जाते हैं, ये जो तुम्हें तमाम चीजें मैंने दिखाई, ये तुम कैसे जायज ठहरा सकते हो? बताओ, कभी तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। गाली गलौज कर लेने से बात नहीं बनने वाली है। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या नहीं कहा था शुभेंदु अधिकारी को, और यही हुआ था असम में, यही हुआ था असम में। याद कीजिएगा, हेमंत बिश्व शर्मा पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप
लगातार भाजपा लगाती थी, मगर एक रहस्यमय छलांग के साथ हेमंत बिस्व शर्मा भाजपा में शामिल हो जाते हैं और तमाम आरोप गायब हो जाते हैं। और जब अमित शाह से सवाल पूछा गया था तो देखिए किस तरह से बचते हुए नजर आए थे उससे। अगर आप भूल गए हैं तो सुनिए हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में किस तरह से मुद्दे से बचते आए थे अमित शाह। सुना जाए। शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया, अमित भाई जवाब दीजिए। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। और अब भी ये पार्टी कहती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। शर्माती है आपको? आप लोग जो हैं पंजाब में रेड मार रहे हैं और इनके तमाम नेता सामने आ रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं विश्वास करता हूं, अरे आपके सामने शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिस्व शर्मा की ताजा मिसाल है। वो न सिर्फ आपकी पार्टी में शामिल हुए बल्कि वो आपके मुख्यमंत्री बन गए। इससे ज्यादा दोगलेपन की क्या मिसाल हो सकती है? और अब भाजपा के नेता कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपको शर्म आती है? सुनिए किस तरह से घिसा पिटा नारा भी लगाया जा रहा है। देखिए, कोई भी करप्शन करेंगे तो कार्रवाई तो होगा। प्रधानमंत्री जी ने शुरू से कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हम लोग बहुत साफ सुथरे से काम कर रहे हैं। कोई भी सरकारी पद में हो या गैर सरकारी पद में हो, अगर जुल्म करेगा और लोगों का पैसा लूटेगा और गैर कानूनी काम करेगा तो कार्रवाई होगा, वो कानूनी तौर पर। इसमें कोई राजनीतिक बात तो है नहीं। वाकई दोस्तों, इन्होंने मेरे देश का मजाक बना दिया है, लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। जो हो रहा है वो वाकई दुखद है, वो बहुत दुखद है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ऐसे में चुनाव कराने का फायदा क्या है? जब SIR के अधिकारी खुलकर शामिल हो जाते हैं, भाजपा के मंच में चले जाते हैं। याद कीजिएगा, जस्टिस अभिजीत गांगुली जो कि जज हुआ करते थे, उनके ऊपर लगातार पक्षपात का आरोप लगता था। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, बाद में सीधा भाजपा में शामिल हुए और अब भाजपा के सांसद हैं। आपने सीधे उनसे चुनाव लड़वा दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? यानी कि कई आलोचक कहते हैं कि न जाने जस्टिस अभिजीत गांगुली ने ऐसा भाजपा के लिए क्या किया था कि आपने सीधा लोकसभा का टिकट दे दिया, वो भी एक सेफ सीट से। यह सब चल रहा है साहब और लोकतंत्र के नाम पर। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पूरी व्यवस्था विपक्ष के खिलाफ है। यह चुनाव बराबरी का नहीं है, यह लोकतंत्र तो कतई नहीं दिखाई दे रहा है। और भाजपा को ऐसा करते हुए शर्म आनी चाहिए। उनके अंधभक्तों को अगर अब भी नहीं दिखाई दे रहा है कि तुम लोकतंत्र का क्या मजाक बना रहे हो, तो आप पर सिर्फ तरस खाया जा सकता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।ซ่อมอีก10ช้อนตะแกรงอีก10ทั้งหมดเนี้ยแค่59 บาทเองตอนเนี้ยเขาจัดโปรอยู่59 บาทในตะกร้ากดได้เลยช้าหมดอดนะนายเคยเป็นสายวาดรูปใน iPad บ้างไม่รู้ว่านี่เป็นปัญหาของเราคนเดียวหรือเปล่าหน้าจอมันลื่นมากเพราะว่าเราใช้ฟิล์มกันกระแทกปกติมันเหมาะกับเวลาที่เราจะเล่นเกมหรือจะทำกิจกรรมต่างๆมากกว่าวาดรูปซึ่งผลเสียของการที่จะใช้ฟิล์มลื่นๆต่อไปเนี่ยมันจะทำให้ข้อมือของเราเสียเราก็เลยอยากลองใช้ฟิล์มกระดาษดูแต่ก็ไม่ได้อยากจะติดลงไปแบบถาวรไงแต่คือกล่องสภาพมาแย่มากซึ่งตัวนี้ที่เราสั่งมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฟิล์มกระดาษซึ่งเป็นฟิล์มกระดาษที่ไม่ต้องติดลงไปกับตัวเครื่องที่สำคัญคืองงมากว่าราคานี้จะได้ฟิล์มกระดาษที่เป็นของญี่ปุ่นแท้ made in Japan เรื่องนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสายวาดนี่ต้องยอมให้เขาเลยจริงๆใครที่ดูคลิปนี้จบและสนใจก็อย่าลืมกดตะกร้าที่ข้างล่างซ้ายโดยของที่ให้มาเนี่ยถึงกล่องจะสภาพยู่ยี่ไปหน่อยแต่ว่าของข้างในนี่ปลอดภัยหายห่วงด้านในก็จะมีกระดาษเช็ดจอแล้วก็จะมีแฟ้มใส่ฟิล์มเรามาใช่แล้วค่ะทุกคนฟิล์มโดนใส่แฟ้มมาแต่ว่ามันไม่เป็นอะไรนะซึ่งเราคิดว่ามันดีแล้วแหละที่ใส่แฟ้มมาอย่างนี้มันใช้งานง่ายแล้วก็พกพาได้สะดวกเริ่มแรกก็จัดการคลีนหน้าจอของเราให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนและพระเอกของเราในงานนี้ก็มาแล้วฟิล์มกระดาษแบบแม่เหล็กที่ไม่ต้องติดลงไปบนตัวเครื่องวิธีการใช้งานของมันก็ง่ายมากๆเลยทุกคนเห็นแถบดำๆตรงนี้ไหมมันจะเป็นแถบแม่เหล็กและตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นฟิล์มกระดาษเราลองเอามือสัมผัสแล้วมัน